Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of May 2020. तो 30 मई का दिन है, आज का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. जिनको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप ये सब ज्वाइन करना है, नीचे लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ त्रिरत्ना इन द जैनिज्म. जैनिज्म की फिलॉसफी में जो त्रिरत्ना का कंसेप्ट है उनमें से कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत? राइट स्पीच, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट डिटर्मिनेशन. सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट आंसर होगा. आपको करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है. 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, या 2, 3 and 4 ओनली. सो इसकी ट्रिक होती है बच्चे KFC से आप याद रख सकते हैं. यू कैन रिवाइज इट बाय KFC. इट इज़ फॉर राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट. ओके, तो राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, दीज आर द करेक्ट वंस. तो यहाँ पे दो ही हैं ऐसे, नॉलेज एंड कंडक्ट हैं. KFC का F मिसिंग है, जो कि है राइट फेथ. ओके, तो द राइट फेथ इज मिसिंग. अदरवाइज द आंसर फॉर दिस विल बी सेकेंड एंड थर्ड. सो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज बमाको कन्वेंशन. बामको कन्वेंशन या बमाको कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसके साथ बामको कन्वेंशन एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए पोचिंग, बी पीट लैंड कंजर्वेशन, सी न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, या डी हैजार्डस वेस्ट्स. तो इनमें से किसके साथ रिलेटेड है बामाको कन्वेंशन या बामको कन्वेंशन? सो थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी डी हैजार्डस वेस्ट. ओके, तो किससे रिलेटेड है? ये हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है. याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. इट इज रिलेटेड टू हैजार्डस वेस्ट, और इट्स अ ट्रीटी ऑफ अफ्रीकन नेशंस प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट इनटू अफ्रीका ऑफ एनी हैजार्डस वेस्ट. ओके, तो ये अफ्रीकन ट्रीटी है बेसिकली, through which they are prohibiting the import into Africa of any hazardous waste including the radioactive waste etc. Okay, this convention came into force in 1998. तो बामको कन्वेंशन कब आया? 1998 में आया. Now consider the following statements with respect to tendered votes. तो tendered votes के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं. पहला है, a vote is said to be tendered vote if a voter votes for more than one election. Second statement is saying they can be casted on both electronic voting machines and ballot papers. Okay, so which of the following statements are correct? So answer for this will be D, none of the above. कोई ही करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि टेंडर्ड वोट्स का मतलब जो होता है, ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में मेंशन्ड है. इट्स व्हेन अ वोटर इज अलाउड टू कास्ट. देखो क्या होता है, व्हेन अ वोटर इज कास्टिंग अ वोट. देखो क्या होता है, एक वोटर इज अलाउड टू कास्ट अ टेंडर्ड वोट व्हेन समवन एल्स रिप्रेजेंटिंग टू बी अ पर्टिकुलर वोटर हैज ऑलरेडी कास्टेड दैट वोट. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपना वोट नहीं दिया अभी तक, और अब क्या होगा कि मेरा वोट मैं जाता हूँ देने, तो मुझे पता चलता है कि मेरा वोट ऑलरेडी किसी ने मेरे नाम से दे दिया है. तो क्या होगा कि वहाँ चेकिंग वोकिंग की जाएगी, फिर पता चलेगा कि हाँ, मेरा वोट तो किसी और के नाम से दे दिया गया है. तो मेरा वोट एक बैलेट पेपर में लिया जाएगा. बैलेट पेपर में, EVM में नहीं लिया जाएगा. मेरा वोट एक बैलेट पेपर में लिया जाएगा. इसलिए स्टेटमेंट गलत था कि उसमें लिखा था बैलेट पेपर और EVM दोनों में ले सकते हैं. ऐसा नहीं होता. आपको बैलेट पेपर में ही टेंडर्ड वोट देने का पावर रहता है. ठीक है ना. और ये तब बहुत यूजफुल रहता है जब भी बहुत क्लोज मार्जिन से कोई इलेक्शन खत्म होता है, तो फिर वहाँ पे टेंडर्ड वोट्स का काउंटिंग किया जाता है. ठीक है ना. और याद रखना है कि जो दोनों ऑप्शन थे वो गलत थे. सो द आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ, लेकिन लेट मी टेल यू द मैप वर्क फर्स्ट. उससे भी पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आप शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छा है. तो प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ डू शेयर. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल. ओके, तो लेट्स मूव टू द मैप वर्क. अब देख लेते हैं कि क्या मैप है. सो आज का जो मैप मैंने लिया है वो लिया है इंडियन हैज़र्ड प्रोन एरियाज़. कौन कौन से नेचुरल हैज़र्ड्स हैं जहाँ पे इंडिया प्रोन है? तो यहाँ पे 2-3 हैज़र्ड्स अपन लेंगे. पहला तो अपन लेंगे ड्रॉट, दूसरा लेंगे हॉट डेजर्ट, तीसरा बताएंगे आपको कोल्ड डेजर्ट इंडिया का, देन फ्लड प्रोन एरियाज़ बताएंगे, एंड फिर उसके बाद अर्थक्वेक्स का भी बता देंगे अपन. ठीक है ना. साइक्लोन वाला पार्ट भी बता दूंगा. चलो कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोन वाला पार्ट बता दूंगा. सो पहला जो है वो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है. देखो, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में आपके ये बेसिकली जो ये आपका महाराष्ट्र का पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन महाराष्ट्र का, मराठवाला रीजन वाला पोर्शन हो गया. देन गुजरात भी आपका ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है. राजस्थान में आपके ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं.
देन आपका जो आंध्र प्रदेश में है रीजन है, आंध्र प्रदेश में भी एक रीजन है जो कि ड्रॉट प्रोन है, ये वाला रीजन, ओके। और इसके अलावा आपका कुछ रिवर्स हैं जो कि आपको फ्लड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बिहार में ये वाली, यहाँ पे कोसी रिवर जाती है, ओके, तो ये वाली रिवर, यहाँ पे गंगा रिवर है, वहाँ से भी ब्रह्मपुत्र से भी आपका फ्लडिंग का कंडीशन रहता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कृष्णा रिवर भी रहती है यहाँ पे इधर साइड, तो यहाँ पे उसके कारण भी फ्लड आपका आ सकता है, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। देन आपका जो साइक्लोन वाला रीजन है वो आपका जैसे उड़ीसा वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इधर आंध्र प्रदेश के तट पे रहता है, आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है। देन आपका तमिलनाडु एंड केरला दोनों तरफ आपको इधर साइड आपको बे ऑफ बंगाल से मिलता है, इधर अरेबियन सी से आता है, इधर बे ऑफ बंगाल से आता है, तो इधर आपका मिल जाएगा आपको स्टॉर्म वाला रीजन, ठीक है ना। देन आपका इंपॉर्टेंट है हॉट डेजर्ट वाला पार्ट। तो हॉट डेजर्ट तो आप सबको पता है इंडिया का जो है वो थार डेजर्ट है जो कि राजस्थान में है, तो थार वाला रीजन जो राजस्थान का है वो हॉट डेजर्ट है। और इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट है, द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया इज योर लद्दाख रीजन, ओके। तो लद्दाख रीजन जो है यहाँ पे ये आपका जो रीजन है आपका कोल्ड डेजर्ट वाला पार्ट है। इंडिया का जो कहना चाहिए एकमात्र कोल्ड डेजर्ट जो है वो आपका लद्दाख और नीचे हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा भी आता है, ठीक है ना। तो दिस एरिया विल बी द कोल्ड डेजर्ट रीजन। देन अर्थक्वेक देखो तो 8 से ज़्यादा का मैग्नीट्यूड जो है तो आपका नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो टॉप जोन में रहता है अर्थक्वेक में। ये आपका देखो जोन जो है ये टॉप जोन में रहती है। इसी में एक आध पार्ट ऐसे हैं जैसे मेघालय का एक आध हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आपका 7 से 7.5 भी देखने को मिलता है। जो है 7.5 से 8 के बीच में एरियाज़ वो है आपका हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन। देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बिल्कुल मर्जिंग पॉइंट है वहाँ पे भी आपका अर्थक्वेक आता है। देन आपका बिहार के थोड़ा सा यहाँ बिहार और नेपाल के बीच का जो रीजन है वहाँ पे मिलता है। देन आपको यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का एंड पोर्ट नामचा बरवा का जो एंड के पास का जो पोर्शन है वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका बेल्ट जो रहता है बेसिकली यहाँ पे भी अर्थक्वेक वाली बेल्ट है। ये 7 से 7.5 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे वो भी ऐसे ही आपको उत्तराखंड में भी थोड़ा सा मिलेगा, यहाँ पे भी असम में भी मिलेगा, थोड़ा सा मेघालय में मिलेगा, ओके। सो दैट पोर्शन विल बी योर अर्थक्वेक एरिया। तो ये कुछ एरियाज़ थे जिसके बारे में हमको बताना था कि आपको ड्रॉट प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हैं, हॉट डेजर्ट कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, फ्लड प्रोन एरियाज़ कौन से हैं। तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट, ओके। GDP growth slows to a 11-year low of 4.2, क्वार्टर 4 slumps to 3.1%। तो जो क्वार्टर 4 का GDP एस्टिमेट है वो 3.1% पे जाके गिर गया और दैट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द रिसेंट ईयर्स। और अभी तो और ज़्यादा कम होगा क्योंकि ये तो केवल लॉकडाउन 1 को कवर कर रहा है जो 3.1 का है। इसके बाद जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स आएंगे वो और ज़्यादा नीचे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डाटा निकाला है, उसके अकॉर्डिंग ये है द GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्लम टू 3.1%, रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द नेशन वाइड कोविड लॉकडाउन, ओके। तो ये केवल फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन का ही बता रहा है, 3.1% पे जाके गिर गई। देखो GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जितना फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक टाइम फ्रेम में एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत कितना हो रहा है। अब इसके अंदर हो सकता है कोई फॉरेन फर्म कोई प्रोडक्ट बना रही है, इंडियन फर्म बना रही है, कोई पोर्चुगीज़ फर्म बना रही है, कोई यूरोपियन फर्म बना रही है, लेकिन वो सब काउंट होंगे अगर वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में है। तो याद रखिएगा GDP के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, GDP के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डोमेस्टिक बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उनकी फाइनल वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू ऐड कर दी जाएगी, वो आपको GDP बता देगा। हो सकता है वो सारी चीज़ें केवल फॉरेन फर्म्स ही बना रही हो लेकिन वो GDP में काउंट होगा अगर वो आपके डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत बन रही है। तो याद रखिएगा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 38% इन अप्रैल। अप्रैल में केवल कोर सेक्टर जो थे जिसके अंदर 8 सेक्टर्स आते हैं, 8 अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं, उनका जो आउटपुट है वो 38% से ज़्यादा गिरा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। तो याद रखिएगा 8 वो कोर सेक्टर हैं कौन कौन से, वो है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। दीज आर द 8 थिंग्स विच कम अंडर द कोर सेक्टर। 8 यही हैं कोर सेक्टर में। हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा कोर सेक्टर है कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, इसको दिमाग में याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर। तो यहाँ 3 तो सी से हैं।
कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट 3 सी से हो गए, तो बच्चे 5, फिर 5 ही बचता है। इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आपको सब पता है, सबसे ज़्यादा इसका जो परसेंटेज होता है। और इसके अलावा जो IIP होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कोर सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, लगभग 40% का हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं कोर सेक्टर IIP का। और IIP जो होता है वो मंथली निकलता है, याद रखिएगा, IIP इज़ कैलकुलेटेड मंथली, और ये निकालता है कौन है? CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल, इसको पब्लिश करता है मंथली, लेकिन पब्लिश करता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें सबका कितना मैन्युफैक्चरिंग, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में डिटेल रहता है। लॉकडाउन 5.0 टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन 13 सिटीज़। तो कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे जो लॉकडाउन 5.0 आएगा वो कुछ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिटीज़ लाइक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, थाने, पुणे, हैदराबाद, देन कोलकाता, इंदौर, जयपुर एंड जोधपुर। दीज आर द सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये रहेगा। देन स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी। अब लेकिन देखो क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लगा हुआ है, आप सबको पता है कि DM एक्ट 2005 लगा दिया गया है। तो DM एक्ट 2005 ये बोलता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी तो दी गई है, बट दे कैन मेक द प्रोविजंस मोर स्ट्रिंजेंट बट कैन नॉट डाइल्यूट द प्रोविजंस। याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का पावर देता है, वो ये देता है कि आप उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डाइल्यूट द प्रोविजंस। तो याद रखिएगा, यू कैन नॉट डाइल्यूट द प्रोविजंस। GST काउंसिल टू मीट इन मिड जून। तो GST काउंसिल का जो मीटिंग है वो आपके मिड जून में होने वाला है। अब GST काउंसिल का नाम आया तो लेट मी टेल यू द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। GST काउंसिल है क्या? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, सबसे पहले तो GST काउंसिल एक कैसी बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि एक आर्टिकल के अंदर आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 279A के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 279A। अब ये काम क्या करती है? तो इट मेक्स द रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशूज रिलेटेड टू द GST के इशूज़ पे ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करता है, ये सजेस्ट करता है, रिकमेंडेशन देता है। इसको चेयर कौन करता है? द GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय द फिनेंस मिनिस्टर। तो याद रखेगा कि GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय द फिनेंस मिनिस्टर। Its other members are the Union State Minister of Revenue or Finance and Minister in charge of Finance or Taxation of all the states। ठीक है, याद रखिएगा, इसके दूसरे कुछ मेंबर्स भी होते हैं ये। द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2016 वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन द कंट्री में GST लाने के लिए 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2016 में पार्लियामेंट में पास किया, इंट्रोड्यूस किया गया था। और फाइनली वो जाके जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके थ्रू GST लाया गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द GST काउंसिल। तो अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में और हमको देखना है। सो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे तो कोई खास ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है। सो नो पालकी प्रोसेशन बट वारी ट्रेडिशन टू बी मेंटेन। तो महाराष्ट्र में वारी ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन होता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पालकी यानी कि पैलेंक्विन्स जो रहती हैं वो बियर की जाती हैं ऑफ 2 फेमस सेंट्स, ध्यानेश्वर एंड योर तुकाराम। ओके, तो ध्यानेश्वर एंड तुकाराम सेंट्स थे जो कि महाराष्ट्र के थे, एंड वहाँ पे उनके बेसिकली क्या होता है, पैलेंक्विन्स या पालकी को कैरी किया जाता है, एंड उनकी पादुकाज यानी कि जो उनके फुटप्रिंट्स हैं वो भी बियर के जाते हैं। तो बेसिकली इस बार जो है कोविड-19 का टाइम है, तो वहाँ के जो डेप्यूटी CM है अजीत पवार, उन्होंने ये बोला है कि जो आषाढ़ी वारी का ट्रेडिशन ये 800 साल पुराना है, कोई अभी का तो है नहीं, भक्ति मूवमेंट के टाइम का है, भक्ति सेंट्स थे वो सब, तो भक्ति मूवमेंट के टाइम का ट्रेडिशन है। और इसमें क्या होगा कि इस बार पूरा पालकीज तो नहीं रहेंगी, लेकिन जो उनके फुटप्रिंट्स हैं, पादुकाज हैं, वो ध्यानेश्वर और तुकाराम जी के उनको कैरी किया जाएगा। तो सेंट ध्यानेश्वर एंड सेंट तुकाराम जी, इन दोनों के जो पादुकाज हैं उनको कैरी किया जाएगा। वारी ट्रेडिशन याद रखना कि आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैरिंग द पैलेंक्विन्स, अब ये ले कहाँ जाते हैं, इट इज़ कैरीड टू द श्राइन ऑफ लॉर्ड विथोबा इन पंढरपुर। तो ये कहाँ तक जाता है बेसिकली ये पादुकाज, और ये कहाँ तक कैरी किया जाता है, टू द श्राइन ऑफ लॉर्ड विठोबा इन पंढरपुर। ओके, तो याद रखिएगा लॉर्ड विठोबा इन पंढरपुर तक इसको कैरी किया जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको जानना है। सो
द एडिटोरियल सेक्शन में हम आते हैं। एडिटोरियल में जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है एंकरिंग टाइज विद कैनबरा द वर्चुअल वे। अब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो GS2 का IR वाला पोर्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आर्टिकल भी अच्छा था, अमिताभ माटू द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है स्कॉट मॉरिसन, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी का एक वर्चुअल समिट होगा जून 4 में। ओके, 4 जून को एक वर्चुअल समिट रखा जाएगा। तो जो वर्चुअल समिट जो है वो अब वो नोवेल नहीं रहे, मतलब कि वो नए नहीं है, कोविड-19 ने उनको नॉर्मल बना दिया है वर्चुअल समिट्स को। इनफैक्ट जो सार का समिट हुआ था वो भी इसी के थ्रू होता, G20 का समिट किया गया तो वो भी वर्चुअल वे में किया गया। लेकिन ये इंडिया का पहला बायलैटरल समिट है जो किसी दूसरी कंट्री के साथ इंडिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो आगे देखते हैं, साउथ एशिया टुगेदर टू फेस द पैंडेमिक एंड स्पोक ऑनलाइन विद G20। ये हमने देखा कि G20 के टाइम पे जब बात चल रही थी और वो सारी जो समिट्स थी वो सारे वर्चुअली हुए थे, बट इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट जो बायलैटरल समिट है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। अब यहाँ पे बात ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को और ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। दोनों की जो ज्योग्राफी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, कैसे इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू कनेक्टेड है और अब इसको कनेक्ट करने का और ज़्यादा काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड ग्रुप बना, जापान और USA भी है उसमें, क्वाड ग्रुप में जापान, USA, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये जो क्वाड ग्रुपिंग है यहाँ से हमने देखा कि कोऑपरेशन की शुरुआत होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन। ओके, इसमें क्या है कि चाइना को जरूर एप्रीहेंशंस थे, लेकिन फिर भी अब ऑब्वियसली बात है चाइना तो एप्रीहेंशन रखेगा क्योंकि USA भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें तीनों के तीनों एंटी चाइना कंट्रीज़ हैं। ओके, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, अब म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इट विल बी साइंड ड्यूरिंग द समिट दैट शुड एनहांस द डिफेंस कोऑपरेशन एंड ईज द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब क्या होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है हो सकता है इस समिट में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन करें, जिससे कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, वो ज़्यादा इन्हांस्ड रहेगा एंड जो लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो इजीली कंडक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल लास्ट अप्रैल हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिंडेक्स किया था। ऑसिंडेक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑसिंडेक्स, जिसको हम ऑसिंडेक्स बोलते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस। ओके, नेवल एक्सरसाइजेस है, नॉट मिलिट्री, नेवल एक्सरसाइजेस है ये। एंड इसमें क्या है बेसिकली और क्या चीज़ें हैं, देयर आर फर्दर डेवलपमेंट्स ऑन एंड विल फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियाज परमानेंट इंक्लूजन इन द मालाबार एक्सरसाइज विद जापान। जो हम जापान USA के साथ मालाबार एक्सरसाइज करते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का पूरा चल रहा है। इन एडिशन इट मे बी प्रूडेंट टू फॉर न्यू दिल्ली एंड कैनबरा टू एलिवेट द 2+2 फॉर्मेट टॉक्स। ओके, जैसे 2+2 डिप्लोमेटिक टॉक्स हमारी चलती है USA के साथ चलती है, हमको वैसे ही 2+2 फॉर्मेट में जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स का एक 2+2 टॉक होती है सेक्रेटरी लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके साथ हमको बिल्कुल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 फॉर्मेट में टॉक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेड। ओके, देन दोनों कंट्री में हम और कोऑपरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग द हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन। तो ये जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के लिए, फूड के लिए एंड आपके एजुकेशन के लिए, उन दोनों में हम इन तीनों पार्ट में हम कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हेल्थ के लिए कोविड-19 का ही चल रहा है केस, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसने काफ़ी अच्छा एग्जांपल पेश किया है इन कंटेनिंग द कोविड-19। तो वहाँ से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि क्या किस तरीके से कंट्रोल करना है कौन, तो ऐसे आगे आने वाले किसी भी पैंडेमिक के लिए हम तैयार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ जो है बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा हैं, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, हायर मतलब एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसमें रहती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ को भी उनके थ्रू मतलब उनके कोऑपरेशन के थ्रू हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, ई एजुकेशन के थ्रू, जो टेली एजुकेशन है या ई एजुकेशन है उसके थ्रू हम उनको और कोऑपरेट करवा सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन विच वी कैन डू विद ऑस्ट्रेलिया। फूड के फॉर्म में देखें तो पैकेज्ड गुड्स, पैकेज्ड फूड के रूप में जो ऑस्ट्रेलिया ने डेवलपमेंट किया है उन सब में भी हम उनका मदद ले सकते हैं और अपने यहाँ पे ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन सबको डेवलप कर सकते हैं। दैट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके,
जो सप्लाई चेन्स है उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड जो यही सारी चीज़ें कि हम उसको उनका एक्सपीरियंस बेसिकली ले सकते हैं। और इंडिया में भी पैकेज्ड फूड्स और जो ये इस तरह के फूड सप्लाई चेन्स हैं इन सबको और मजबूत किया जा सकता है। एजुकेशन में आपको बता रहा था जैसे कि एजुकेशन में वो लोग ऑलरेडी हमारे जो BR अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, सत्यजीत रे की मूवीज़ से इंस्पायर्ड हैं इन सारी चीज़ों से। तो हम वो सारी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस उनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो रोबस्ट डेमोक्रेसी है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो उनको हम अपने रोबस्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपनी डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ये सब हम उनको प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वे ट्रांजैक्शन होगा, वन वे ट्रांजैक्शन कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक्स किया करिए, एटलीस्ट शेयर किया करिए। तो वो एक आपकी तरफ से बहुत छोटा सा वो होता है, जेस्चर ऑफ थैंक्स होता है, ग्रैटिट्यूड का जेस्चर होता है कि जो आप अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे होना चाहिए कि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से लेते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को दे कुछ नहीं रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग एंड दिस वॉज एन आर्टिकल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, बिलेटेड बट वेलकम। अब ये जो आर्टिकल है ये है आफ्टर द जो पैंडेमिक क्राइसिस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड था, जैसे कि पहले सारे जो PIL थे उनको रिजेक्ट कर देना और ये सारी चीज़। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और खुद से उन्होंने फिर वर्कर्स के लिए बोला कि उनको जो फूड क्राइसिस है वो नहीं होनी चाहिए, स्टेट्स क्या कर रहे हैं, सेंटर क्या कर रहा है। फिर उन्होंने ये भी एडवोकेट किया कि उनसे आपको पैसे नहीं लेने हैं। उन्होंने ये भी डायरेक्ट किया कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, तो वहाँ से वहाँ तक उनकी जो ओरिजिन के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो ओरिजिनेटिंग स्टेट की रहेगी, जर्नी के टाइम पे इंडियन रेलवेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और जब पहुँचेंगे तो उस टाइम पे डेस्टिनेशन स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। तो शुरुआत में ज़रूर उस समय उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया था, बट फाइनली कोर्ट्स हैव एडवाइज द पुलिस ऑल्सो टू ट्रीट द वर्कर्स ऑन द रोड विद काइंडनेस। तो कोर्ट्स ने एडवाइस किया वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना है। मीडिया को भी डायरेक्ट किया कि बेसिकली आपको यू हैव टू हाईलाइट द सेंटर्स वर्जन ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड ऑल, कि सेंटर क्या डेवलपमेंट कर रहा है, किस तरीके से उनके लिए आगे कर रहा है। ओके, पहले कोर्ट ज़रूर इंटरवीन नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस, बट नाउ दे हैव इंटरवीन्ड एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। And now we can expect the court to take more critical look at the government's lapses also। तो अब हमको ये भी देखना है कि गवर्नमेंट की जो lapses हो उसमें आपके स्टेट्स का, आपके कोर्ट्स का क्या कहना है। ओके, एंड द टॉप कोर्ट मस्ट नाउ फाइंड आउट इफ़ द सेंटर इम्पोज्ड द लॉकडाउन, तो उसको टाइम देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था फॉर प्रिपरेशन ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द माइग्रेंट्स एंड ऑल। तो उन सब चीज़ के लिए अब क्या करता है कोर्ट्स, ये भी देखने वाली बात रहेगी। सो दैट इज़ द थिंग। कोर्ट्स वैसे भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से एक्ट कर सकते हैं और कोर्ट्स के पास पावर रहती है फॉर इवन कंप्लीट जस्टिस के लिए। वो आर्टिकल 142 के तहत जैसे डिग्री भी दे सकते हैं, लॉ भी पास कर सकते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट दीज थिंग्स कैन बी डन बाय द कोर्ट्स एज वेल। तो वो न केवल इंटरवीन कर सकते हैं बल्कि वो प्रॉपर लॉ भी बना सकते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज में कंप्लीट जस्टिस के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू मोर देन आस्किंग इट्स लॉ ऑफिसर्स टू फॉर्मुलेट अगेंस्ट द एक्टिविस्ट्स एंड ऑल। अभी क्या चल रहा है, जो बाकी एक्टिविस्टों को है उनको सिडिशन के अंतर्गत, ये सब चीज़ों के अंतर्गत पकड़ा जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ छोड़ करके माइग्रेंट वर्कर्स और इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दिस इज व्हाट द आर्टिकल हाईलाइटेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे मूव करते हैं। नेसेंट अरेबियन सी साइक्लोन में डिले द मानसून अराइवल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मानसून आना चाहिए था 1 जून तक, वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिले हो सकता था। पहले मतलब डेट जो थी वो 1 जून को फेवर कर रही थी, बट वो थोड़ा आगे हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मॉडल्स सजेस्टेड बाय द यूरोपियंस। ओके, तो यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, उसने कहा है कि साइक्लोन्स आर डेवलपिंग इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में साइक्लोन्स डेवलप कर रहे हैं। इसलिए जो क्या हो रहा है कि दैट मानसून माइट गेट डिलेड फॉर अ फ्यू डेज। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरीज बताई गई। स्टॉर्म्स दैट डेवलप इन द सी दे बिगन विद द लो प्रेशर। जो सी में डेवलप होते हैं स्टॉर्म्स, वो लो प्रेशर से स्टार्ट करते हैं एंड देन दे ग्रेजुएट टू डिप्रेशंस, फिर वो डिप्रेशंस में जाते हैं एंड देन डीप डिप्रेशंस, फिर वो डीप डिप्रेशन में जाते हैं। तो पहले क्या होता है कि एक लो सेंटर बनता है लो प्रेशर का, फिर डिप्रेशन बनता है, देन डीप डिप्रेशन बनता है। उसके बाद 3 बेसिकली कैटेगरीज में साइक्लोन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट रिसेंट वाज अ सुपर साइक्लोन जो अम्फान था, बे ऑफ बंगाल में था, सुपर साइक्लोन था। ओके, तो दैट वाज इन बे ऑफ बंगाल। ओके,
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। मेजर सुमन गवानी चूजन फॉर यूएन अवार्ड। तो मेजर सुमन गवानी को यूएन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। शी हैज सर्व्ड एज अ वुमेन पीस कीपर विद द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। तो यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, यूएन मिस जिसको कहा जाता है, वहाँ पे पोस्टेड है ये मेजर सुमन गवानी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड शी हैज सर्व्ड एज अ वुमेन पीस कीपर विद द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान एंड इट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड मिला है? बेसिकली मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखिएगा, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इसको। और मेजर गवानी रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के थ्रू इनको मिला है। और क्या ओकेजन था, क्यों मिला था? बिकॉज देयर वाज अ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। ओके, तो कल जो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। ओके, तो ये भी याद रखेगा, सुमन गवानी जी का नाम याद रखिएगा। एंड शी हैज़ गॉट दिस अवार्ड फॉर द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड कौन से मिशन में थी ये मिशन जो था वो यूएन मिस था, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। तो साउथ सूडान के लिए जो मिशन चलता है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें ये पीस कीपिंग उसमें थी, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। रोजगार सेतु फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने एक लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश इज अमंग द फर्स्ट स्टेट्स जिसको कहना चाहिए जिसने लॉन्च किया है रोजगार सेतु स्कीम। अब रोजगार सेतु स्कीम किसके लिए है? इट विल बी सिक्योरिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर्स हु हैव रिटर्न। ओके, जो स्किल्ड वर्कर्स रिटर्न कर गए, मान लीजिए दिल्ली में कोई स्किल्ड वर्कर था जो कि एमपी से था, वो रिटर्न करके एमपी आ गया, तो अब क्या यहाँ पे तो उसके पास जॉब है नहीं, वहाँ वो काम करता था, तो क्या होगा कि ऐसे लोगों को जो कि रिटर्न कर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, इंडिया अपने मध्य प्रदेश में आ गए हैं, फ्रॉम देयर जो माइग्रेंट साइट थी वहाँ से वापस आ गए हैं, उन लोगों को काम देने का काम करेगा ये रोजगार सेतु। तो रोजगार सेतु विल बी गिविंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव रिटर्न्ड एंड हु आर स्किल्ड वर्कर्स। तो स्किल्ड वर्कर्स जो रिटर्न करके आ गए हैं उनको ये काम देने का काम करेगा। द स्टेट इज द फर्स्ट टू डिवाइस सच अ वर्क प्लान देन वी आर सर्वेइंग स्किल्ड वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड एट इंडस्ट्रीज एल्सवेयर। तो ये कहा जा रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान उन्होंने कहा है कि वो मैपिंग कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं कि कौन से लोग जो थे वो बाहर एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्रीज़ में दूसरी के, तो वो जो आ गए हैं तो उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम भी दिया जाएगा। सो दिस वॉज टोल्ड बाय शिवराज सिंह चौहान जी। देन अजीत जोगी द फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ डाइड। तो अजीत जोगी जी की मतलब की डेथ हो गई एंड ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ एंड आई थिंक ही वाज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ 1969 बैच ऑल्सो। ओके, तो 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं अजीत जोगी, ये आपको हो सकता है ना पता हो, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सो ही इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी सो विच वी वांट टू बिलोंग, है ना, तो आप भी वहीं जाना चाहते हैं, हम भी वहीं जाना चाहते हैं, बट यू हैव टू, ये 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर थे एंड ही हैज़ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ कहना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो वर्ल्ड पेज में देखो, ट्रम्प ऑर्डर्स टारगेट्स सोशल नेटवर्क। अब ट्रम्प ने क्या किया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है जो कि सोशल मीडिया को क्या कर रहा है, थोड़ा सा हार्म कर रहा है। कैसे हार्म कर रहा है, देखो वहाँ पे क्या चलता है, एक सेक्शन 230 है ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, 1996 का एक्ट है। यूएसए का कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 का है, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 का है। उसका सेक्शन 230 जो है वो क्या बोलता है, बेसिकली सेक्शन 230 जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसी प्रोटेक्शन, कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ होती है जो कि फेक होती है, सपोज या न्यूडिटी को प्रमोट करती है, तो उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं होगी, उस व्यक्ति की गलती होगी जो वो चीज़ कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो चीज़ है सेक्शन 230 जो है ये प्रोटेक्शन देता है किसको, फेसबुक एंड ट्विटर को, अलाउइंग द सोशल मीडिया साइट्स टू कैरी थर्ड पार्टी कंटेंट। थर्ड पार्टी कंटेंट तो ये रख सकते हैं विदाउट बीइंग लायबल फॉर ऑल ऑफ इट। ओके, तो वो उनके लायबल नहीं रहते बट वो थर्ड पार्टी कंटेंट को रख जरूर सकते हैं। तो ये सेक्शन 230, तो अब ट्रम्प ने ऑर्डर दिया कि आप 230 को, सेक्शन 230 उसको रीचेक करो और देखो कि ये मतलब कितना सही है कितना गलत है। तो इससे क्या है, सोशल मीडिया जो साइट्स हैं जैसे कि ट्विटर और ये सब चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा है कि ये गड़बड़ है और ये ज़रूर पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है सोशल मीडिया का भी, और हमारे ऊपर एक तरीके से चेक करने के लिए और हमको इस तरीके से रोकने के लिए कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑर्डर आया है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे मूव करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटर मूव्स नेशनल नंबरिंग प्लान। अब क्या कर रहा है टेलीकॉम रेगुलेटर इंडिया में, कौन है, ट्राई।
ट्राई इंडिया का टेलीकॉम रेगुलेटर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है बेसिकली, अब इन्होंने एक नेशनल नंबरिंग प्लान सजेस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 डिजिट का आप नंबर अलाउ करना चाहिए। 11, अभी तक आपको पता है मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, अब वो 11 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया में जो सर्विसेज हैं, जो यूज़र्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, तो 10 डिजिट के जो नंबर थे वो लगभग ख़त्म होने वाले हैं, और अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब 11 डिजिट का नंबर मिल जाए ताकि जो ईज़ है वो बढ़ जाए और नंबर्स प्रोवाइड करने में, अलॉट करने में थोड़ा ईजी पड़ेगा, है ना। तो दे आर नाउ ट्राइंग टू स्विच इनटू अ 11 डिजिट मोबाइल नंबर, रीअलोकेशन ऑफ द मोबाइल नंबरिंग रिसोर्सेज सरेंडर्ड बाय ऑपरेटर्स हु हैव शट द शॉप्स, जो अपने दुकानें बंद कर चुके हैं, जो ऑपरेटर्स, जैसे कि मान लो कोई टेलीनॉर था, सपोज टेलीनॉर अगर बंद हो गया हो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता बंद है कि नहीं, लेकिन कोई ऐसा ऑपरेटर तो होगा XYZ जो कि बंद हो चुका होगा, तो उसके जो नंबर्स रहे होंगे वो दोबारा से रीअलॉट करना है। देन जो भी लैंडलाइन से, फिक्स लाइन से कॉल करेगा उसको 0 लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो भी नंबर है उसके आगे आपको 0 लगा के कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि अब लाने की बात चल रही है। तो ये नेशनल नंबरिंग प्लान और ये सारी चीज़ें, अवेलेबिलिटी ऑफ द नंबरिंग रिसोर्सेज इज थ्रेटेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द नंबरिंग रिसोर्सेज इज थ्रेटेंड। बेसिकली रीजन क्या दिया गया है कि ये नंबर्स की जो अवेलेबिलिटी वो थ्रेटन हो रही है बिकॉज द रेंज ऑफ सर्विसेज एंड देयर हैज बीन अ मैसिव ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कनेक्शंस। नंबर ऑफ कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो अभी ऑनगोइंग प्लान है वो 2003 में आया था, द ऑनगोइंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस इन 2003, तो अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है लगभग आपके, एंड दिस वॉज 2003 में जो आया था, दैट वॉज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द प्रोजेक्शंस टिल द एंड ऑफ 2033, 2033 तक को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, लेकिन अभी ही अब ज़रूरत पड़ गई है नए नंबर्स के नॉल। तो अब हो सकता है कि अब नया जो नेशनल नंबरिंग प्लान है वो नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड देखते हैं इसके बाद क्या होता है। बात कर लेते हैं ट्राई के बारे में। ट्राई क्या है, तो ट्राई इज बेसिकली द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक एक्ट के थ्रू बनी थी। तो सेक्शन 3 है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1997 का एक्ट है। ओके, तो 1997 का एक्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। उसका सेक्शन 3 जो है वो ट्राई को बनाने की बात करता है, जो कि रेगुलेटर का काम करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन होता है प्लस नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फुल टाइम मेंबर्स भी नहीं होने चाहिए और 2 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स भी नहीं होने चाहिए। ओके, और इसको बेसिकली अमेंड किया गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू जनवरी 2000 में, और दैट वाज अमेंडेड टू सेटअप टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT को सेटअप किया गया था, ताकि अगर ट्राई कोई रूल पास करता है, कोई मतलब कोई अगर डिसीजन लेता है, तो अगर आप उसमें अपील करना चाहें तो TDSAT में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।